हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे थे इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारी बच्ची है, उसका थोड़ा सा फीवर ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम इतने दिनों तक नहीं मिल पाए। लेकिन अब हम लोग कॉन्टीन्यूस रहेंगे और कोशिश ये हम करेंगे कि जो इस 10 दिनों में जो चीज़ें काफ़ी पीछे छूट गई हैं, क्योंकि उधर हमने लगभग 3 से 4 दिन जेई मेंस के लिए भी मैंने आपसे टाइम लिया था। तो उस दौरान भी हमारे कुछ वीडियोस मिसिंग थे और इधर भी 10 दिन का गैप हो चुका है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इधर कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को 2 या 3 वीडियोस पर डे हर एक क्लास के लिए अवेलेबल कर पाऊँ। मैं एफर्ट करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो पीछे छूटा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। फिर हम लोग अपने मोमेंटम पा लेंगे और उसके अलॉन्ग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि हम जो हमारा 15 से 20 दिन का गैप हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा गैप है, और इस दौरान हमारा एक भी वीडियोज़ नहीं गया है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो भी ये आपका छूटा है उसका पूरा प्रॉपर ढंग से मैं पढ़ाऊँ और कोशिश करूँ कि इधर कुछ दिनों तक एक जो लेक्चर का फ़्लो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए मेरे केस में। ठीक है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी बच्चों, और आप जुड़े रहना। और थोड़ा सा हम अपने इस मेरा जो क्लास है इसका मैं पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का मतलब है लेक्चर तो एज इट इज़ होंगे, लेकिन अब हर एक लेक्चर के वीडियो में आपको पर डे DPPs मिलेंगी। अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप उस DPP को या क्वेश्चन बैंक को जो भी है उसको आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पर डे ही आपको मिलेगा। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं उनको अलग से असाइनमेंट्स सेक्शन में या नोट सेक्शन में आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, आपकी अब डेली बेसिस पे एक आपको ये चीज़ करना होगा कि आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ उसको पूरा सॉल्व कीजिए और उसको हम तक पहुँचाइए। हाँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप जो भी सॉल्यूशन आप करते हैं उसका एक स्नैपशॉट लीजिए और उसको फिर हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हम ये जान पाएँ कि हमने जो दिया वो आपको समझ में आ रहा है, आपने लगाया या नहीं लगाया। तो हम लोग अब मेरी भरक कोशिश होगी कि आपको ये सारी चीज़ें पर डे भेजी जाए, पर डे मैं आपको अवेल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों, अब थोड़ा सा आपसे ज़्यादा टाइम की मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप जो छूटा है उसको आप एफ़र्ट देना पड़ेगा। हम भी एफ़र्ट देंगे, आप भी एफ़र्ट देना, और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, और हाइड्रोलिक मशीन्स हमने बताया था कि ये पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल्स पढ़ा था जो कि आपका होता है हाइड्रोलिक जैक। मैंने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया था आपको, हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी यही चीज़ होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट लो या हाइड्रोलिक जैक ले लो। हाइड्रोलिक जैक का मतलब समझते हो कि जितने भी 4 व्हीलर्स होते हैं, जितनी भी 4 व्हीलर्स इससे ज़्यादा चक्कों वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक जैक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो अभी आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अब आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, तो पंचर हो जाए तो अब कहीं वीरान में आप पंचर होगी गाड़ी, तो आप क्या करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप ढकेल के ले जाओगे, तो इसलिए आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टेपनी होती है। तो आप क्या करते हो, आपको टायर्स निकालने हैं। आपको टायर्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? वो तो ज़मीन पे टच है, तो आप उसको तो ऐसे निकाल नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है कि एक जैक प्रोवाइड किया गया होता है। आप जैक को गाड़ी के अंदर लगाते हो और इसको बहुत आराम से एक हैंडल दिया होता है, उसको ऐसे आराम से स्मूथली घुमाते हो और पूरी गाड़ी ऊपर उठ जाती है।
जिस चक्के के नीचे रखोगे वो चक्का ऊपर हवा में हो जाएगा। अब आप उसको चारों जो बोल्ट्स दिए होते हैं उसको आसानी के साथ खोल करके उस चक्के को बाहर निकाल लेते हो और एक नया चक्का उसमें लगा लेते हो। तो वो जो हाइड्रोलिक जैक है वो इतना स्मूथली रन करता है। क्यों रन करता है? वो उसमें क्या होता है, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या होता है, पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जहाँ वॉशिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ गाड़ियों की धुलाई होती है, वहाँ पे क्या कहता है, गाड़ी को एक गाड़ी लाया जाता है, एक स्टैंड एक जगह होती है उस पर रख दिया जाता है और आराम से इधर बंदा एक ऐसे धीरे धीरे घुमाता है और गाड़ी जो है ऊपर उठ जाती है। गाड़ी ऊपर उठ जाती है तब नीचे से भी धुलाई हो जाती है, चारों तरफ धुल जाती है। पूरा मैंने कंस्ट्रक्शन करके बताया था आपको। इधर बहुत बड़ा एरिया का होता है क्योंकि कार बहुत बड़ी होती है और इधर बहुत छोटा सा पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन नीचे जाता है तो इसकी वजह से इसमें वाटर भरा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर लगने की वजह से ये ऊपर उठता है। तो इधर जो पिस्टन होता है बहुत पतला होता है, इधर पिस्टन जो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन दोनों तरफ जो फोर्स लगता है बराबर लगता है। नहीं, फोर्स इधर आप कम लगाओगे लेकिन इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता रखा था। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे ये तो हाइड्रोलिक जैक हो गया, दूसरा होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये भी आपको जो 4 पहिए की गाड़ियाँ होती हैं या इससे ऊपर की गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये ब्रेक्स अवेलेबल होती हैं। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आपके पास्कल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती हैं। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स हो गए, मैं इसको डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पूछता है। बस आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि क्या एग्जांपल्स होते हैं, पास्कल्स लॉ के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में आपके एग्जांपल्स हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। लिफ्ट में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। आप कभी लिफ्ट देखे हो, लिफ्ट में आप चढ़े तो होगे, लेकिन लिफ्ट कैसे चलती है अगर बाहर से उसका पीछे से उसका वो सिस्टम देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि अरे ये तो जो हमने पढ़ा था फिजिक्स में उसी पे बेस्ड काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर फुल्ली फिनिश हो जाए। फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, उसके बारे में देखते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं आराम से। अब इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं, करना हमारा काम है। देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन जो इसमें एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया गया है, कहता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच सिचुएशन। 2 एग्जांपल्स देने हैं इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जिसमें आप पुश करके या पुल करके आप मोशन की स्टेट को चेंज करते हो। तो कोई भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लिख लो भाई कोई भी एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल पुश करके लिखना है, तो व्हेन वी पुश अ बाइसिकल, पुश अ बाइसिकल टू मूव। मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाइसिकल को पुश करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल पुल करने के लिए लिख लो, पुल द टेबल सो इट्स पोजीशन इज चेंज्ड। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। मैंने आपको पूरा चैप्टर एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन शेप। हमें पता था कि फोर्स क्या करता है, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। और कोई भी फोर्स क्या क्या कर सकता है, वो उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, वो उसका शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है। तो ये सारे एग्जांपल से डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो सबके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देना है। तो हमने क्या किया, पहला एग्जांपल लिख लिया, व्हेन वी प्रेस अ फोम इट्स शेप इज चेंज्ड। ठीक है, शेप उसकी क्या होगी, बदल जाएगी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच
a rubber band its shape will be changed। आपने रबर बैंड देखा है ना, रबर बैंड देखा है। रबर बैंड आपका क्या पहले कैसा होता है, इस टाइप का होता है। आप उसको खींचो, खींच करके आप ऐसे कर सकते हो, शेप बदल गई ना, वो खींचो तानो तो आपका ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही आपने फोम लिया हुआ है, कैसा आपने क्या किया, इसको दबाया और दबा देंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका शेप बदल गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एग्जाम्पल सर्टेन एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से आपको पानी निकालना है, तो वी हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन हैं बच्चों, ये सब तो आराम से आप कर सकते हो। क्या करोगे, रस्सी को क्या करोगे, खींचोगे तभी पानी आएगा, तो वी हैव टू पुल। अब ये सब चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, सब एग्जाम्पल्स हमने आपको बता चुका। ठीक है, अब चलो दूसरे की तरफ। चार्ज्ड बॉडी, एक कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, वो दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मैंने बोला था अगर दोनों चार्ज होंगी तो सेम टाइप की चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, लेकिन एक चार्ज है एक अनचार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्ट। ठीक है, चलो भाई तीसरे की तरफ। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, एक लोडेड ट्रॉली है उसको हमें मूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो उसको खींचना पड़ेगा या ढकेलना पड़ेगा। तो वी हैव टू पुश और पुल, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, एक पोल का नॉर्थ, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, वो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा। मैग्नेट में एक चीज़ होती है कि जब अगर एक आपने मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये इसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक दूसरा मैग्नेट आपने ले लिया, अब हमने इधर ले लिया, एक दूसरा मैग्नेट ले लिया, इधर इसका नॉर्थ है इधर साउथ है। अब ये दोनों नॉर्थ पोल एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, हमने बताया था जब सेम आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, रिपेल द नॉर्थ पोल। ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब देखो चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आर्चर है। आर्चर का मतलब समझते हैं, आर्चर का मतलब होता है एक निशाना लगाने वाला, निशाना धनुष चलाने वाला आर्चर। स्ट्रेचेस हर बो, वो अपनी धनुष के जो बो होता है उसको स्ट्रेच करता है। वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, एक टारगेट को एम करता है। सी देन रिलीजेज द एरो, सी मतलब वो आर्चर क्या है, एक औरत लड़की है, वो आपको एरो को रिलीज़ कर देता है, ऐसे खींचता है और एरो को रिलीज़ कर देता है। विच बिगिंस टू मूव टूवर्ड द टारगेट, अब ये शुरू हो जाती है किधर की तरफ चलना, आपके टारगेट की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो कहता है कि अब इस इंफॉर्मेशन से पे बेस्ड आपको गैप को फिल करना है, और आपको क्या क्या फिल करना है, देखिए यहाँ दिया गया है कि मस्कुलर फोर्स है या कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है या ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप और अट्रैक्शन, ये टर्म्स दिए गए, इन्हीं को इस गैप में फिल करना है। तो चलो पहला देखते हैं, कहता है टू स्ट्रेच द बो, जब आप बो को स्ट्रेच करते हो, द आर्चर अप्लाइज द फोर्स, आर्चर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, वो क्या चेंज करता है, वो जैसे धनुष आप लेते हो तो उसकी रस्सी जो होती है वो आपका, अब उस रस्सी को आप खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। पहले आपका धनुष ऐसा होता है,
ऐसा होता है। आप क्या करते हो, फिर अब आप इसको स्ट्रेच करते हो, आप इसको क्या करते हो, इसको स्ट्रेच करते हो, और इसमें आपका तीर लगा होता है, इस तरीके से स्ट्रेच करते हो, इसका शेप क्या होता है, बदल जाता है। तो ये क्या करेगा, इसके शेप को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, शेप को चेंज कर देगा। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे चलते हैं। दूसरा कहता है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है आर्चर बो को स्ट्रेच करने में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, अब उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो अपने हाथ, क्योंकि वो ऐसे फोर्स लगाएगा ना तो उसके मसल्स वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा मस्कुलर फोर्स होगा। ठीक है, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा इस पे, मस्कुलर फोर्स, वो अपने मांसपेशियों की उसके द्वारा फोर्स लगा रहा है, तो ये मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो, जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, तो उस पर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम जब भी धनुष को बो को खींचते हैं तो हमें उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे आँख से इशारा कर दिया और तीर चल गई, ऐसा तो होता नहीं। आपको धनुष लेना पड़ेगा, उसमें तीर लगाना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, निशान लगाना पड़ेगा, छोड़ोगे तब हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक कांटेक्ट फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। चलो भाई आगे चलते हैं। वाइल द एरो मूव टूवर्ड्स इट्स टारगेट, जब एरो टारगेट की तरफ मूव कर रही होती है, जब एरो धनुष से निकल गई और टारगेट की तरफ बढ़ रही होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स तो हमेशा लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट ड्यू टू ओवर, किसके कारण होगा, फ्रिक्शन ऑफ एयर। ये किसके कारण प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन के कारण, एयर के कारण, एयर में फ्रिक्शन के कारण होगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए आप इसको। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट, आपको एजेंट फाइंड करना है, एग्जर्टिंग द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एजेंट का नाम बताना है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, और किस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट को बताना है, एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस, और हर केस में आपको फोर्स का क्या इफेक्ट है वो बताना है। ठीक, अब जैसे पहला दिया हुआ है कि स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, जैसे आप क्या करते हो, जैसे नींबू का अगर शरबत बनाना है, नींबू की चाय बनानी है, तो आप क्या करते हो, नींबू को कट करते हो और उसको ले करके अपने 2 उंगलियों से उसको निचोड़ते हो। तो अब इस प्रोसेस में हमें एजेंट बताना है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2 उंगलियां, किस पे अप्लाई हो रहा है, नींबू पे, ऑब्जेक्ट हो गया, एजेंट हमारा 2 उंगलियां हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा नींबू, और उसका इफेक्ट क्या हो गया फोर्स लगाने का, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, हमें उस पे से क्या निकल जाता है, जूस का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो लिख लीजिए द फिंगर्स आर एजेंट, फिंगर्स क्या हो जाएंगी, एजेंट हो जाएंगी, लेमन इज द ऑब्जेक्ट, लेमन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, लेमन जूस बीइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ लेमन जूस, द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेमन जूस। इससे आप क्या करते हो,
लेमन से जूस को निकाल लेते हो। ये फोर्स लगाया, आपने 2 उंगलियों से फोर्स लगाया तो आपने जूस निकाल लिया। तो ये हमारा पहला केस था, नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरा केस लेते हैं। हो गया बच्चों, इरेज कर दूं इसको। चलो अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस देखो बच्चों क्या है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। आप सभी लोग टूथपेस्ट तो करते हो सुबह सुबह। आप क्या करते हो, टूथपेस्ट को दबाते हो तो उससे पेस्ट निकलता है, उसको ब्रश पे लेते हो, उसको ब्रश करते हो। तो इस प्रोसेस में आपका एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट, फोर्स का क्या इफेक्ट है, वो तीनों बताने हैं। तो देखो यहाँ पे एजेंट तो आपका हाथ होगा, द हैंड इज द एजेंट। हैंड इज द एजेंट, हाथ तो हमारा एजेंट हो गया। टूथपेस्ट इज ऑब्जेक्ट, टूथपेस्ट हमारा क्या होगा भाई, वो एक ऑब्जेक्ट होगा ना। और जो पेस्ट कम आउट हो रहा है, एंड द पेस्ट come out is the effect of force। आपने फोर्स लगाया तभी उसमें से पेस्ट बाहर आया, उसको आप छू करके थोड़ी निकाल सकते हो, उसको दबाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, पेस्ट बाहर आता है। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो, फिर हम तीसरे की तरफ चलते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। चलो अब देखो तीसरा, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed on a wall। अब देखो, अब यहाँ पे बताना है कि एक लोड है, एक लोड को सस्पेंड किया गया, स्प्रिंग के सहारे लटका दिया गया, और स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा कहाँ लगा हुआ, वो एक दीवार है, उस पर फिक्स कर दिया गया है और उससे लोड लटका दिया गया है। तो कहता है बताओ भाई इसमें एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और फोर्स का क्या इफेक्ट है। ठीक, तो देखो सस्पेंडेड जो लोड होगा, सस्पेंडेड जो लोड है वही हमारा एजेंट है। सस्पेंडेड लोड इज एन एजेंट, ये हमारा एजेंट का काम करेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, किस पे लग रहा है, स्प्रिंग पे लगा हुआ है, स्प्रिंग इज ऑब्जेक्ट। यहां देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है, स्प्रिंग इज ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि जैसे ये मान लो ये फिक्स हो गया दीवार में, अब यह स्प्रिंग है, अब यहाँ पे लोड रखा हुआ है, तो कहोगे भैया लोड ऑब्जेक्ट है। नहीं 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 नहीं, ये जो आपका लोड है ये हमारा क्या है, एजेंट है, और ये स्प्रिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक,
अब इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ। ये एलोंगेशन का मतलब क्या है बच्चों, एलोंगेशन का मतलब होता है कि जैसे ये स्प्रिंग आपने लिया ऐसा था, पहले स्प्रिंग ऐसा था, ठीक ऐसा था, फिर जब ये ऐसे फिक्स कर दिया, जब आपने क्या किया इसमें लोड दे दिया, तो अब ये स्प्रिंग कैसी हो गई, ऐसी हो गई, तो इसको बोलते हैं इलोंगेशन। वो उसका खींचना, खिंचाव, वो खिंच जाती है, स्प्रिंग खिंच जाती है, तो उसको बोलते हैं इलोंगेशन। ये फोर्स के कारण लगा, ये फोर्स के कारण ऐसा हुआ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड केस हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम चौथे केस की तरफ चलते हैं। इरेज किया जाए बच्चों, चल चलो डी केस देखते हैं। डी अब क्या है, डी कहता है कि एन एथलीट मेकिंग हाई जंप, an athlete making a high jump to clear the bar, at certain height. ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक एथलीट है जो कि हाई जंप वाला है। हाई जंप वाले में क्या होता है कि एक यहाँ पे रॉड लगा होता है, ऐसे रॉड होता है, अब यहाँ से बंदा दौड़ के आता है, इसको जंप करता है ताकि इसके ऊपर से कूदे, तो ये बार है, इसके ऊपर से कूदना है, तो जितना जिसको अगर डाक जाता है तो वो उसकी जो हाइट होगी वो उसका जंप कहलाएगा। तो अब एथलीट जब हाई जंप करता है तो उस केस में क्या है कि अब आपको बताना है कि इसमें एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और फोर्स का क्या इफेक्ट है। देखो यहाँ पे क्योंकि एथलीट ही आपका एजेंट होगा, एथलीट इज एन एजेंट, एथलीट एजेंट हो गया, ठीक। जो बार है, बार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बार इज एन ऑब्जेक्ट। जो लोहे की रॉड है वो उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ जंप। वो आपको जंप के फॉर्म में फोर्स दिखाई देगा। जो कूदता है उस फॉर्म में वो आपका क्या दिखाई देगा, वो आपका फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन। क्या होता है कि गर्म एकदम लोहे की रॉड को हैमरिंग करने से, पीटने से क्या बनता है, एक टूल बनता है। कोई भी टूल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आयरन लेना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम लाल हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, फिर उसको हैमर से पीटा जाता है रिक्वायर्ड टूल बनाने के लिए। तो कह रहा है हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो फोर्स कैसे उसको आयरन को टूल में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो क्या होता है, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, द फोर्स
ड्यू टू हैमरिंग, जब हैमरिंग करते हैं उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉजेज चेंज इन शेप, कॉजेज चेंज इन शेप। इससे क्या होता है, उसकी शेप बदल जाती है, शेप में बदलाव आ जाता है। एंड आयरन कैन बी मोल्डेड, एंड आयरन कैन बी मोल्डेड in the shape of required tool। देखो इसका मतलब समझो, मतलब क्या करता है कि जैसे आपने एक लोहा ले लिया, ऐसे ही नॉर्मल लोहा ले लिया, रॉड ले लिया, अब आपने उसको गर्म किया, जब वो रेड हॉट हो जाता है आपने उसको पीटना शुरू किया। आपको जो शेप चाहिए उससे आपको नुकीला चीज़ बनाना है, आपने पीट पीट कर नुकीला चीज़ बना लिया। उसको आपको मोड़ना है, आपने उसको पीटा, मतलब पहले तो लाल कर लिया और उसको आसानी के साथ आप मोड़ लिया, और उससे रिंग बनाना हो रिंग बना सकते हैं, आपसे स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसकी वजह से आप आसानी के साथ उसको, उसका शेप बदल करके उसको मोल्ड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी मोल्ड करना चाहें मोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्स है, हैमरिंग के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक बैलून फुलाया गया और उसको वॉल पे प्रेस किया गया, ठीक है। इट हैज़ बीन रब्ड विथ, आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। कब दबाया गया, जब उसको एक सिंथेटिक क्लॉथ से उसको बैलून को रगड़ा गया, रगड़ने के बाद उसको एक वॉल पे प्रेस किया गया। इट वॉज फाउंड दैट, ये देखा गया कि द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, बैलून जो है वॉल पे चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है। वॉट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल, अब इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये किसके कारण हुआ। तो हमने आपको एक फोर्स बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने रब करने से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। तो आपने बैलून को जब एक कोल्ड क्लॉथ से, आपने सिंथेटिक क्लॉथ से जब रब किया तो अब ये चार्ज हो गया। अब जब वॉल है, दीवार है, ये अनचार्ज है, तो ये जब इस पर हम लोग इसको दबाते हैं तो ये क्या होता है, ये चार्ज वो अनचार्ज होने के बीच होने के कारण इसमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है, जिसकी वजह से ये इस पर चिपक जाती है। कुछ देर के लिए चिपकती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चिपकती, कुछ देर के लिए चिपक जाती है। तो ये किसके कारण हुआ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ। बस इसका इतना ही, इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा एक लाइन का एक वर्ड का आंसर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अब देखो एक अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट। आपको उस फोर्स का नाम बताना है जो उस प्लास्टिक बकेट पे लग रहा है, कंटेनिंग वाटर, उसमें क्या है, पानी भरा है, हेल्ड एबव ग्राउंड लेवल, आपने उसको एक प्लास्टिक की बकेट में पानी भरा हुआ है, उसको आपने हाथ से ऐसे ऊपर उठा रखा है। तो बताना है इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले तो ये बताना है। फिर कहता है कि डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब ये बताइए कि जो फोर्स इस पर लग रहा है, डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं ला रहा है, ऐसा क्यों। देखो सबसे पहले अगर फोर्स की बात करें, देखो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है, मस्कुलर एंड ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स आर एक्टिंग ऑन bucket
बकेट पे क्या लग रहा है, एक मस्कुलर फोर्स, क्योंकि आपने हाथ से उठाया हो तो आपके मसल्स वर्क कर रही हैं, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि क्यों स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज in state of motion because both the forces are equal in magnitude, but opposite in direction। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों फोर्स जो लग रहा है, आपने मसल से हाथ उसको ऊपर उठा रखा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, दोनों बराबर होने की वजह से नेट फोर्स क्या है, जीरो है। हेंस नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है एक रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड, एक रॉकेट को हमने फायर किया अपवर्ड टू लॉन्च ए सेटेलाइट, एक सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने उसको फायर किया और सेटेलाइट को कहाँ ले जाना है, उसके ऑर्बिट में ले जाना है, ठीक। तो रॉकेट को हमने फायर किया, तो आपको बताना है नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट। अब रॉकेट पे जो दो फोर्स लग रहे हैं उनका नाम बताना है। इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्च पैड, जैसे लॉन्च पैड से वो लॉन्च होता है उस टाइम पे उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्सेस के नाम बताओ। तो देखो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो आपका लग रहा है पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जैसे वो लॉन्च होगा अब उस पर एयर का फ्रिक्शन लगने लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये आपके दो फोर्स हो गए जो उस रॉकेट को लॉन्च करने के दौरान, लॉन्च होने के बाद उस पर अप्लाई होंगे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी उसको खींचने की कोशिश करेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्योंकि एयर को चीरते हुए जाना है उसको, एयर उसको रोकने का काम करेगा। तो ये दो फोर्सेस पे लग रहे होंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, कहता है व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर इस टाइप का होता है, देखो या इसको ऐसे बना लो, इस टाइप का ड्रॉपर होता है। आपने क्या किया, प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर का बल्ब होता है, इसको आपने दबा दिया विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, पानी के अंदर डाल के उसको दबा दिया। दबाने से क्या होता है, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब आप पानी के अंदर उसको डाल के दबाते हो तो क्या होता है, उसकी जो अंदर की हवा है इसमें जो भरी है वो बबल्स के फॉर्म में पानी में दिखाई पड़ती है, ठीक, इन द फॉर्म बबल्स। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, अब हम जैसे जैसे उसका प्रेशर रिलीज करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो क्या होता है, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, जिससे क्या होता है पानी उसमें ड्रॉपर में भर जाता है। दिस राइज द वाटर इन द ड्रॉपर। अब ये जो पानी भरा, जो इसका राइज हुआ वाटर का लेवल ड्रॉपर के अंदर, ये क्यों हुआ? आपका ये ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कहता है प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के प्रेशर के कारण हुआ? नहीं, वाटर के प्रेशर, वाटर का कोई प्रेशर है ही नहीं, वाटर के प्रेशर के कारण नहीं अप्लाई हुआ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी, अब देखो अगर आपने ऐसे किया तो अर्थ की ग्रेविटी ऊपर की तरफ थोड़ा लगेगी, वो तो नीचे की तरफ लगेगी, तो ये भी गलत हो गया। शेप ऑफ रबर बल्ब, अब ये रबर बल्ब का शेप के कारण हुआ? नहीं। तो आपका क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, उसकी वजह से आपका जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, उस ड्रॉपर में चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए।
तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर बच्चों पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोग अगली क्लास में जब भी मिलेंगे तो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और अब मैं इस पे बेस्ड कुछ डीपीज और कुछ क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उन सब को लगाना है। अगर वो आप लगा लेते हैं तो उसमें आपका लेवल वाइज मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का। एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस उनके लिए होंगे जो कंपटीशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। NTSC जिसको क्वालिफाई करना है तो वो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।